हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट हमने 1 में कुछ सीख लिए थे इसके पॉइंट ज्योमेट्री के। हम अब जो टॉपिक नंबर हमारे जो 2 है, ज्योमेट्री का पार्ट 2 है, उसमें हम नेक्स्ट का पार्ट रीड आउट करेंगे एंड देन इसके बाद हम जो सेकंड रीड आउट करने के बाद इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट आपको पॉइंट आता है कोण का अर्धक। अर्धक का मतलब होता है बाइसेक्टर कह देते हैं इसको हम, यानी कि किरण ओ क्यू और जो आपके पास एंगल दिया हुआ है पी ओ आर का अर्धक कहलाती है। यदि अर्धक कब कहलाएगी, इससे आपको पास ये दिया हुआ एंगल देखिए आर ओ पी आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बीच में ये लाइन कट दिखाई दे कट कर रही है, क्यों? तो ये अर्धक कब होगी, जब ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर ओ क्यू एंड क्यू ओ पी दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, हाफ ओ पी ओ आर, या हम कह सकते हैं इसका हाफ होगा। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है कि हम अर्धक कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है 2D या समतल आकृतियाँ। मतलब इसमें हम 2 डायमेंशनल जो आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में रीड आउट करेंगे। समतल आकृतियों को द्विमितीय या 2D आकृतियाँ कहते हैं, जिनमें लंबाई एवं चौड़ाई जैसी 2 विमाओं का मापन किया जाता है। त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज इत्यादि समतल आकृतियों के उदाहरण हैं। यानी कि ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, त्रिभुज है, वृत्त है, चतुर्भुज है, ये सारे किसके उदाहरण हो जाते हैं, समतल आकृति के, जिसे हम इंग्लिश में 2D डायमेंशनल भी कहते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि जो आपको आकृतियाँ दी होंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई की जो साइड्स होती हैं हमारी, जो उनके बारे में हम उनका मापन करना सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होती हैं? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज को सामान्यतः ये आपको दिखाई दे रहे ट्रायंगल की फॉर्म में से निरूपित करते हैं तथा इसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जब हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 साइड्स यानी कि 1 2 3 साइड्स आपको दिखाई दे रही हैं, और ये एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, यानी 3 ही भुजाएं होती हैं और 3 ही इसके क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। क्लियर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने अभी लास्ट वीडियो में सीखा था ना सप्लीमेंट्री एंगल, तो उसमें भी मैं सीखा था कि जो तीनों का जो 2 साइड था उनका एडिशन 180 होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये हमारे ट्रायंगल है ना, तो इसमें जब तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे ऑलवेज उसका रिजल्ट कितना होगा, इक्वल टू 180 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट 2 की। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जब भी हम इनकी किसी 2 साइड्स को ऐड करो, सपोज करो मैंने ए और सी को यहाँ पे ऐड कर लिया साइड को, तो इसका जो एडिशन होगा ना ऑलवेज वो बी से ग्रेटर होगा। अगर ये बी से ग्रेटर नहीं होगा तो वो त्रिभुज नहीं बन सकती। क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन दे देता है आपको कि ये बताइए इनमें से कौन से जो ऑप्शन है जो त्रिभुज नहीं बनाती है। तो आपको बस ऐसे करना है कि उनमें से जो छोटी साइड्स होंगी ना, सबसे बड़ी साइड को छोड़ के जो छोटी साइड्स दी होंगी उनको ऐड करके देखना है। अगर उनका एडिशन उस साइड जो गिवन साइड से बड़ी आ जाता है, ज़्यादा आ जाता है, तो त्रिभुज बन सकती है, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगी। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के प्रकार। हम त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न 2 प्रकार से करते हैं। जो हम त्रिभुज के टाइप हैं उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है उनके साइड्स यानी कि उनकी भुजा के अकॉर्डिंग, एंड सेकंड आ जाता है उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, अगर हम भुजाओं की बात करें तो प्रकार फर्स्ट में क्या आ जाता है, समबाहु त्रिभुज। नाम से क्लियर है, देखो सम, बाहु का मतलब क्या हो जाएगा, साइड्स हो जाएगा। सम का मतलब जिसकी क्या होगी, सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रही है, ए बी सी ट्रायंगल आपको दी हुई है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये इक्वल इक्वल साइन, इक्वल साइन इसका मतलब है कि ये सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब हम इसमें देख लेते हैं कि उपरोक्त चित्र में ट्रायंगल ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी और बराबर सी, यानी कि सारी की सारी जो साइड्स हैं वो क्या है, इसकी बराबर है। आपको याद रखना है, इसके नाम में ही ट्रिक है इसकी, समबाहु। सम मतलब सभी भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसकी भी ट्रिक देख लीजिए आप। समद्विबाहु, सम का मतलब क्या होता है, बराबर, और द्वि का मतलब क्या होता है, 2, और बाहु का मतलब 2 भुजाएं, यानी कि इसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों। वह इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर दिखाई दे रही है, ये देखो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो दोनों साइड्स हैं ना, ये दोनों इक्वल है। क्लियर। उपरोक्त चित्र में ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसकी 2 भुजाएं ए बी और ए सी समान है। क्लियर। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं इसकी। नेक्स्ट है आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब स्केलिन ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं
असमान हो वो क्या होती है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखो यहाँ पे 1 फिर 2 लाइन्स या 3 लाइन्स दी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये तीनों की तीनों साइड क्या है, डिफरेंट हैं। क्लियर, आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे भी ये 2 इक्वल साइन जैसे आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे भी 2 होती है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होती है। अब ये अलग अलग सिंगल है ना, 1 2 3, इससे का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी साइड्स अलग है। उपरोक्त चित्र में ट्रायंगल PQR एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि PQ इज नॉट इक्वल टू QR इज नॉट इक्वल टू RP, यानी कि सारी की सारी साइड क्या है इसकी अलग है। अब आ जाता है नेक्स्ट आपका कोणों के आधार पर। हमने अभी तक क्या जो सीखा वो किसके अकॉर्डिंग सीखा था, हमने इसकी साइड्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं इनके एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल की अगर हम बात करें, फर्स्ट आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। न्यून मतलब क्या होता है, छोटा। न्यून मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं इसे। वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर, जिसमें क्या होगा, एंगल जो होंगे, जितने भी एंगल्स हैं ना, जो ट्रायंगल के 3 जो एंगल्स हैं उसमें वो सारे के सारे ही 90 डिग्री से कम होंगे। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका समकोण त्रिभुज। नाम से क्लियर है, समकोण जिसमें एक एंगल क्या हो 90, समकोण, ठीक है, 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको देखो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना इस तरीके से, तो ये इंडिकेट करता है कि जो एंगल A है वो कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर, आपको तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, या फिर हम ये कहते हैं इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी कह देते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो अधिक कोण कहलाता है। यानी कि ये जो आपको एंगल A दिखाई दे रहा है ये क्या है, देखो 90 में तो बिल्कुल सीधी लाइन जा रही थी ना, तो ये टेढ़ी हो गई। टेढ़ी का मतलब हो गया 90 से ज़्यादा हो गई। 90 से ज़्यादा का मतलब हो गया कि ये जो एंगल है वो अधिक कोण त्रिभुज है। क्लियर। अब इसमें कुछ त्रिभुज के कुछ गुण दिए हुए मैं फटाफट से रीड आउट कर देती हूँ। त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्कोण, ये बहिष्कोण का मतलब होता है कि जो बाहर का जो एंगल आएगा ना, अभी जब मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी ना आपको, मैं उसमें ये बात अच्छे से क्लियर कर दूंगी। वैसे ये बोल रहा है कि जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है हमारी। क्लियर। अगर मान लो मैं इसको आगे इंक्रीज कर देती हूँ इस लाइन को, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ना उस एंगल वो एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल्स के एडिशन के इक्वल टू होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे वो ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सन्मुख अंतकोण से बड़ा होता है यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया। अब ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनेगा ना आपका, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो इन दोनों एंगल से ही बड़ा होगा, कभी भी इनसे छोटा नहीं आएगा। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार को अर्धित करता है तो तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यानी कह रहा है कि जब ट्रायंगल में बिल्कुल सेंटर में, जैसे मान लो ये वाला मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगी ना, जो बिल्कुल सेंटर में जो कट करेगा तो ये इसको क्या करेगा, बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना, जिसमें उसमें हम जब लंब डालते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। इसी तरीके से जब समद्विबाहु पे हम जो आमने सामने से कोण डालेंगे ना, मान लो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं इस तरीके से ऐसे, तो वो कोण जो आएंगे ना वो दोनों क्या करेंगे, इक्वल कोण बनाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती है। अगर हम इसकी माध्यिकाओं की बात करें तो वो भी क्या होती है, समान होती है। जब हम इनके पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे ना वो आपको इजीली समझ में आएंगे। तो ये मैं आपको आगे ज़्यादा डीपली वहीं पे समझाने वाली हूँ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। समकोण ट्रायंगल ABC में यदि PQR इक्वल टू 90 डिग्री हो तब, अगर मान लो कि आपको 3 कोण दिए होते हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे ये आपको ट्रायंगल दी हुई है, इस तरीके से ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी आपको। ये क्यों का मतलब क्या है, ये आपको बॉक्स का मीनिंग आप लोग देखते समझ आ रहा है कि किसकी बात कर रहा है, 90 डिग्री एंगल की बात कर रहा है। तो ये जो होती है वो लंब, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। जब पाइथागोरस की हम बात करते हैं तो अगर मैं कर्ण की पावर 2 करूँ, यानी कर्ण को जब मैं स्क्वायर करूँगी तो वो किसके इक्वल टू होगा, कि जो आपका बेस है उसकी पावर 2 एंड लंब का स्क्वायर करने पे इन दोनों के सम के इक्वल टू होगा वो, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या हम इसके साइड के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, इसके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। वह समतल बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से बनी हो चतुर्भुज कहलाती है। देखो यहाँ पे 4 साइड्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये 4 रेखाखंड से बनी हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं, 4 शीर्ष व 4 कोण होते हैं। यानी कि इसकी 4 तो साइड्स हो जाएंगी और 4 इसकी क्या हो जाएंगी, भुजाएं हो जाएंगी। ये भुजाएं साइड से एक ही बात होती है।
और ये इसके जो पॉइंट्स हैं ये भी 4 होंगे। क्लियर। और एक ध्यान रखना है जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है तथा चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इसमें जो एंगल्स बनेंगे उनका सबका एडिशन कितना होगा, 360। इससे पहले जब हमने ट्रायंगल किया था, ट्रायंगल में कितना बन रहा था, सम 180 डिग्री। क्लियर। जब भी आप इस तरीके से कुछ रीड आउट करते हो ना थियोरेटिकल पार्ट, तो पीछे वाले पार्ट को रिवाइज करते हुए चलिए, ताकि उसको लिंक करते हुए चलिए, ताकि आपको याद रहे। अब आ जाता है टाइप ऑफ, आपका क्वाड्रिलेटरल टाइप आ जाता है, चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समलम, समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज आदि। पहले हम बात कर लेते हैं आयत की, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, यानी ये जो आमने सामने की जो साइड्स है ना, ये वाली साइड्स, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो क्या हों, इक्वल हों, और तथा प्रत्येक को 90 डिग्री का हो। और ये सारे के सारे एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये हमारा जो फिगर बन जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, आपकी रेक्टेंगल, जिसको हम आयत कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, वह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। इससे पहले जो हमने अभी रेक्टेंगल किया उसकी दोनों साइड बराबर थी, इसकी क्या है, चारों की चारों साइड से क्या हो जाएंगी, चारों साइड ही क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और ये जो एंगल होंगे सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हों तथा सम्मुख कोण समान हो, किंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये हैं तो सारे के सारे इक्वल। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजाएं हैं तो इक्वल, लेकिन जिसके एंगल है ना वो 90 डिग्री नहीं होगा। इसके कुछ हम पॉइंट पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर। ऐसे ही हमने पीछे जो वर्ग किया था स्क्वायर, उसके भी गुण पढ़ लेते हैं। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है, इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज में क्या होता है कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान व समांतर हों तथा सम्मुख कोण समान हों, समचतुर्भुज कहलाते हैं। यानी कि ये भी बराबर होंगी, और जो इसके सम्मुख कोण होंगे ना, ये वाले, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसकी पॉइंट्स क्या हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। जब हम इसके विकर्ण बनाएंगे ना, तो वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण बराबर नहीं होते, जो इसके विकर्ण है वो इक्वल नहीं आएंगे। एंड भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर मैं इनकी साइड्स का स्क्वायर कर दूँ ना, उनके वर्गों का जो योग होगा वो विकर्णों के योग के बराबर आएगा। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका समलम यानी ट्रेपीजियम। एक चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, समलम कहलाता है। एक युग्म यानी इसकी बात कराइए, देखो ना, है ना, एक ही युग्म इक्वल आएगा इसका, तो ये क्या हो जाती है, आपका ट्रेपीजियम हो जाता है। इसके पॉइंट क्या है, आमने सामने की दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की सभी दूरियां समान होती हैं। अगर मैं इनकी बात करूँ तो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, ये जो गैप ये दिखाई दे रहा है आपको, हाइट दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या होगी, इक्वल होगी। कोई दो सम्मुख भुजाएं असमांतर होती हैं। जो कोई दो जो भुजाएं हैं, यानी कि ये कोई ये वाली है ना, ये दोनों के अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो अलग अलग है ना, तो ये असमांतर होती हैं। क्लियर। ये वाली जो भुजाएं हैं, देखो ये AD और ये CB, ये तो समांतर हैं दोनों, ये दोनों क्या है, असमांतर होंगे, यानी कि पैरेलल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हों, चक्रीय चतुर्भुज या वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसे अब देखो यहाँ पे आपको चक्र दिखाई दे रहा है, वृत्त दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। इसको हम साइकिल क्वाड्रिलेटरल तब कहेंगे जब ये क्या होगा कि सारे के सारे इसके जो पॉइंट्स हैं ना, वो सर्कल के किसी मतलब कि बाउंड्री पे ही टच करते होंगे सारे के सारे, तो ये हमारा हो जाएगा चक्रीय चतुर्भुज। क्लियर। चित्र में PQR से चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एंगल P और R की मैं बात करूँ, ये जो एंगल P और ये जो एंगल R है, वो दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलर वे से एंगल Q और एंगल S का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका बहुभुज। नाम से क्लियर है, जिसकी बहुत सारी भुजाएं हो। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृतियाँ बहुभुज या पॉलीगन कहलाती हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, वे समबहुभुज कहलाते हैं, यानी कि रेगुलर पॉलीगन कहते हैं उन्हें। तथा जिस बहुभुज की सभी भुजाएं असमान हो, उसे विषम बाहु
बहुभुज या हम इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, जैसे अब पिरामिड, सम पंचभुज, ठीक है, सम अष्टभुज आदि बहुभुज की हैं। ये आपके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर, तो ये सारे के सारे इनकी देखो 3 से ज़्यादा भुजाएं हैं ना, तो ये आपकी इसमें आ जाएंगी। क्लियर, बहुभुज में आ जाएंगी ना। मूव टू इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम रीड आउट कर लेते हैं। बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाते हैं, यानी जिससे हम बनाएंगे वो क्या होंगे, उसकी भुजाएं होंगी, जिन रेखाखंड का हम इस्तेमाल करेंगे। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अत्यंत बिंदु हो बहुभुज आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को हम शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। जो पॉइंट आता है ना, इस तरीके से जो पॉइंट होता है, ये वर्टेक्स बोला गया है। बहुभुज की एक ही भुजा के अत्यंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं हैं को मिलाने से बना रेखाखंड बहुभुज या का विकर्ण कहलाता है। 3 भुजाओं से बना बहुभुज त्रिभुज कहलाता है। 4 भुजाओं से बना बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। 5 भुजाओं से बना बहुभुज पंचभुज कहलाता है और 6 भुजाओं से बना बहुभुज षटभुज कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वृत्त, सर्कल, यानी एक ऐसी बंद एवं गोल आकृति जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर स्थित होता है। इस दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। इसे आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ओ, ये इसका सेंटर पॉइंट है। क्लियर, और ये जो ओ और पी हो जाएगी, ये इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या, या इसको रेडियस कहते हैं। क्लियर, तो जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। जैसे है दिए गए चित्र में ए बी वृत्त का व्यास, यानी ये ए और बी है जो, ये वृत्त का व्यास है। सी डी वृत्त की जीवा, सी डी जीवा क्या होती है, जीवा की बात है कि जो बाउंड्री के कोई भी 2 पॉइंट, ये जो है ना सी और डी बाउंड्री पे पॉइंट दिया हो ना, ये है, तो ये आपकी जीवा हो जाएगी। सबसे लॉन्गेस्ट जीवा कौन सी होती है, जो इसका डायमीटर रहता है वो, उसको हम जीवा भी कह सकते हैं, यानी कि इसका जो व्यास है वो जीवा है, सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी ये इसकी जीवा कहलाएगी। फिर है ओपी वृत्त की त्रिज्या है, ये जो ओपी है वो वृत्त की त्रिज्या है। सी क्यू डी वृत्त की चाप, यानी सी क्यू और डी, ये जो है इस पॉइंट को, सिर्फ इतने को, इसे हम कहते हैं वृत्त की चाप। क्लियर। नेक्स्ट आता है वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला आ जाता है आपका परिधि, यानी कि सरकमफेरेंस। जैसे हम आयत का परिमाप लेते हैं, वृत्त जैसे हम आयत का लेते हैं, रेक्टेंगल का लेते हैं, उनमें क्या करते थे, उनकी सारी साइड्स को हम ऐड कर देते थे। सिमिलर वे से जब हम वृत्त की बात करते हैं तो हम उसकी परिधि काउंटर करते हैं। जैसे वृत्त की बंद वक्रीय आकृति की माप को परिधि कहते हैं, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। ये आपको याद रखना फॉर्मूला, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट आता है चाप या आर्क। वृत्त के प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं। जैसे अब ये सारे, ऐसे तो सारे पार्ट ये अलग अलग पार्ट में अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो चाप बन जाएगी, लेकिन अभी ए पी और बी, ये जब मैं बात करूँ ना, तो ये क्या हो जाएगी, वृत्त की चाप। उपरोक्त चित्र में ए पी बी वृत्त का चाप है, और इसे चाप ए बी या ए बी यानी लिख के ना ए बी भी लिखते हैं। ये जो हमारी ए पी बी भी लिख सकते हैं इसको, और ए बी भी लिख सकते हैं। यदि चाप अर्धवृत्त के चाप से छोटा है तो लघु चाप, यानी कि मान लो कि ये पूरा वृत्त है, अगर मैं इसको इस पार्ट में डिवाइड करूँ तो याद हो जाएगा ना। अगर ये जो चाप है वो आधे से कम पे है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनर आर्क कहते हैं। और अगर ये जो बड़े वाले ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है तो ये इसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क, यानी कि दीर्घ चाप भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला वृत्त की जीवा कहलाती है। यानी 2 बिंदु को मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया था कि इनको क्या बोलते हैं, इनकी जीवा कहते हैं। नेक्स्ट आता है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास की बात करें तो ये जो पॉइंट है ना, बाउंड्री पे वो पॉइंट, बाउंड्री के वो पॉइंट्स जो कहाँ से होके जाता हो, जिसकी जो हमारी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से होकर निकलती हो ना, तो वो क्या कहलाती है, इसकी व्यास कहलाती है। जैसे एक रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त की परिधि को दोनों ओर से छुए, वृत्त का व्यास कहलाता है। छेदक रेखा यानी सेगमेंट क्या होते हैं, वह सेकेंड क्या होते हैं, वह रेखा जो दिए गए वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। ये देखो इस तरीके से काट के जा रही है ना 2 पॉइंट पे, इसे कहते हैं छेदक यानी सेकेंड। नेक्स्ट आता है वृत्तखंड यानी सेगमेंट। किसी चाप और इसके संगत जीवा के मध्य का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारी चाप है, ये हमारी जीवा है, तो ये जो है ना पार्ट, ये इसका क्या है, वृत्तखंड हो जाएगा। अब ये छोटा पार्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये जो छोटा पार्ट है उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो बड़ा पार्ट है उसको हम मेजर नहीं बोल के हम इसमें इसी में बात करते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड इसको कहते हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट, या फिर हम इसको माइनर सेगमेंट भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है यदि ये चाप लघु है तब बनने वाला वृत्तखंड लघु वृत्तखंड कहलाता है, और अन्यथा ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। फिर आता है आपका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर मिलती है, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, और वह बिंदु जहां स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है स्पर्श बिंदु कहलाती है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे टच कर रही है ना, देखो ये लाइन, तो ये तुम्हारी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और यहाँ पे इस बिंदु पे टच कर रही है।
क्लियर, ठीक है। उसे ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। जब ये इस पॉइंट पे और इसको जो एंगल पे जो आपके सेंटर है उस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी ये रेडियस हो जाएगी और ये इसका टेंजेंट हो जाएगा। क्लियर। आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे L एक स्पर्श रेखा है तथा M स्पर्श बिंदु है। ये तो हम रेखा कहेंगे और ये क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका केंद्रीय वृत्त। केंद्रीय वृत्त का मतलब कहते हैं कि वृत्त के अंदर ही एक और वृत्त। क्लियर। जब एक समतल में स्थित दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो तब वे वृत्त केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। यानी ये देखो, एक वृत्त अंदर दिया हुआ है, इसके बाहर भी एक वृत्त दिया हुआ है। उपरोक्त चित्र में जहां R1 अंतवृत्त की एवं R2 बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये R1 है जो अंदर वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या है। ये जो R2 है वो कौन सी हो जाएगी, बाहर वाले की त्रिज्या होगी। और जब भी हम इस तरीके से केंद्रीय वृत्त की बात करेंगे तो जो R2 है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, R1 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वृत्त के गुण। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास क्या होती है, अर्थात व्यास क्या होता है, 2 × त्रिज्या, यानी कि 2 जो त्रिज्या है उसका 2 टाइम होती है वो। व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। किसी वृत्त की 2 असमान जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के अधिक समीप होती है। किसी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उस चाप द्वारा वृत्त की शेष परिधि के किसी अन्य बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। वृत्त की किन्हीं 2 जीवाओं के लंबवादक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं और एक वृत्त में जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं समान होती हैं और वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। वृत्त की वे जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं समान होती हैं और 3 अरेखीय बिंदुओं से होकर अधिकतम एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना खुद से भी, तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो जितना हमने अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट किया ना उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिससे आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी इजी लगने लगेगा। क्योंकि एक बार हमें थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से मेरी और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जब भी मैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाऊँ या फिर जब भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं या फिर इन पे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स मैं टॉपिक करवाती हूँ आपको, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप एग्ज़ाम में जब जाएँ तो आपको सारे जो आपके मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी आपने की हुई हों। क्लियर। तो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।